ये कहानी है सिया की, जो एक अनाथ थी। उसके लाइफ में ऐसा कोई नहीं था जिसे वह अपनी दिल की बात कह सके, इसलिए वह अपना ज़्यादा समय नॉवेल पढ़ने में बिताती थी। एक रात सिया अपने घर जाते समय कैब में बैठी हुई नोवेल पढ़ रही थी और नोवेल की विलेनेश को कोस रही थी, मगर रास्ते में ही उस कैब का एक्सीडेंट सामने आ रहे ट्रक से हो जाता है, जिससे सिया की वही मौके पे डेथ हो जाता है। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलती है तो खुद को जिंदा पाती है उसी नॉवेल में जिसे वो कैब में बैठी हुई पढ़ रही थी। मगर हैरानी की बात ये थी कि जिस बॉडी में उसका रिबॉन हुआ था वो नॉवेल की मेन विलेनेंस थी, जिसका बहुत ही बुरा अंत हुआ था। इससे सिया को बहुत बड़ा सदमा लगता है क्योंकि विलेनेस बहुत ही बेवकूफ़ थी। इसलिए सिया को वह कैरेक्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन अब वो खुद विलेनेस की बॉडी में थी। अब आगे क्या करेगी सिया? विलेन के तौर पे क्या बदल पाएगी वो अपनी किस्मत को, या फिर खो देगी वो अपने दूसरे मौके को भी? आखिर कैसे करेगी सिया सर्वाइव उस नोवेल वर्ल्ड में? जब वन एक्सीडेंट और डेथ। दिल्ली, शाम का वक्त, तेज हवाएं चल रही थी, बारिश भी काफी जोरों से हो रहा था। वही एक 22 साल की सिया अपने ऑफिस के बाहर खड़ी बार बार टाइम देखते हुए कैब के आने का वेट कर रही थी। कुछ ही देर में उसका बुक किया हुआ कैब आ जाता है, तो सिया जल्दी से उस कैब में बैठती और कैब वाले को सुनाते हुए बोलती है, क्या भैया आप पूरे 7 मिनट लेट हो, इतनी बारिश में कब से वेट कर रही हूँ और आप अब आ रहे हो। बोलते हुए सिया दुपट्टे से अपने चेहरे और चश्मे को पोंछती है, जो बारिश की वजह से थोड़े गीले हो गए थे। वही ड्राइवर सिया की बात सुनकर बोलता है, मैडम आप तो जानती ही है यहाँ की ट्रैफिक, इसलिए लेट हो गया। जिस पर सिया कुछ नहीं बोलती है क्योंकि उसे पता था शाम के वक्त यहाँ बहुत ही ट्रैफिक होता है। कैब ड्राइवर गाड़ी को स्टॉप करता है। वही सिया अपने पास से एक मोटी बुक निकालती है जिसके कवर पेज में बड़े खूबसूरती से लिखा हुआ था आशिकाना। ये एक नॉवेल था जिसे खरीदने के लिए सिया ने बहुत ही मेहनत किया था। आज उसका लास्ट चैप्टर था जिसे पढ़ना बाकी था। सिया जल्दी से नोवेल के लास्ट चैप्टर को ओपन कर पढ़ने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद वो नोवेल को बंद करती है और चिढ़ते हुए खुद से ही बोलती है, कितना बकवास था। विलेनेस तो हद से ज्यादा बेवकूफ़ थी। इतने अच्छे, रिच और लविंग फैमिली होने के बाद भी उसने कभी उनकी कदर नहीं की, बस एक लड़के के पीछे पड़ी रही पागलों की तरह। अच्छा ही हुआ इसके साथ। वो अभी बोल ही रही थी कि तभी ड्राइवर कैब को रोकता है और सिया की तरफ देखकर उससे पोलाइटली बोलता है, मैडम क्या आप बस 5 मिनट वेट करेगी? वो मुझे सामान खरीदना था, सिर्फ 5 मिनट ही लगेंगे, मैं तुरंत ही सामान लेकर आ जाऊंगा। ड्राइवर की बात सुनकर सिया एक नज़र ड्राइवर को देखती है, फिर अपने आसपास, तो सामने उसे मार्केट दिखाई देता है, जिस पर सिया ड्राइवर को ऑक बोल देती है। ड्राइवर कार को साइड में रोककर चला जाता है। वही सिया भी फिर से उसी नोवेल को ओपन कर पढ़ने लगती है। वही एक ट्रक बड़े ही तेजी से कैब की तरफ आ रहा था, जिस पर सिया का ध्यान नहीं जाता है, वो अपने नोवेल में बसी थी। तभी अचानक सिया को एक तेज झटका लगता है और उसकी आंखें एकदम बड़ी हो जाती है, क्योंकि जिस कैब में वो बैठी हुई थी वो कैब एक ट्रक से टकरा जाता है। सिया कुछ समझ या कर पाती उससे पहले ही कैब का एक्सीडेंट बहुत ही बुरी तरह से हो चुका था। वो कैब बिल्कुल पलट चुकी थी। बैक सीट में बैठी हुई सिया रोड में पड़ी हुई थी और उसके माथे से पानी की तरह खून निकल रहा था, जो बारिश के पानी में मिलकर बह रहा था। सिया की आंखें खुली हुई थी, उसके हाथों में अब भी वो नॉवेल था जिसे वो पढ़ रही थी। एक जोरदार की बिजली कड़कती है और सिया की आंखें बंद हो जाती है। वही उसके हाथों में पहनी हुई रिंग हल्की चमकने लगती है और तुरंत ही गायब हो जाती है, जिसे कोई भी देख नहीं पाता है। वही आसपास के लोग जब ये एक्सीडेंट देखते हैं तो वह तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ जाता है, मगर तब तक बहुत ही देर हो चुका था, क्योंकि सिया की डेथ वही मौके पे ही हो चुकी थी। उसकी बॉडी को स्ट्रेचर में लेटा कर एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। टू रिबॉर्न एंड विलेनेस बॉडी। एक बड़े ही आलीशान कमरे के अंदर एक लड़की जिसकी उम्र यही कोई 17 या 18 साल के आसपास की होगी, वह इस वक्त बेड पर सोई हुई थी। दिखने वो लड़की बेहद ही खूबसूरत थी, मगर इस वक्त उसके माथे पर पसीना था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बुरा सपना देख रही हो। अचानक हो उस लड़की की आंखें खुल जाती है और उसकी नीली आंखें दिखाई देने लगती है, जिनमें बहुत ही ज्यादा बेचैनी, डर और कंफ्यूजन था। वो लड़की लंबी लंबी सांस लेते हुए उठकर बेड पर बैठ जाती है और फिर गहरी सांस लेते हुए खुद से ही बोलती है, हाँ ये सिर्फ एक सपना था। मुझे तो लगा था मैं मर गई, लेकिन वो सपना इतना सच क्यों लग रहा था? बोलते हुए वो कुछ पल रुक जाती है क्योंकि उसे ये कमरा बहुत ही अनजान लग रहा था। अपने आसपास देखते हुए वो लड़की बोलती है, ये इतना बड़ा कमरा किसका है और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? मैं तो। बोलते हुए लड़की को कुछ रियलाइज होता है। वह अपने सर को पकड़कर बोलती है,
एक मिनट, जहाँ तक मुझे याद है मेरा एक्सीडेंट हुआ था, इसका मतलब वो सपना नहीं सच था। तो मैं बच कैसे गई इतने बड़े एक्सीडेंट में, और ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ पे हूँ? ये किसका घर है? बोलते हुए वो लड़की बेड से उठती है और इधर उधर चल कर देखने लगती है। तभी उसकी नज़र सामने मिरर पे पड़ती है, तो उसके चलते हुए कदम अचानक ही रुक जाते हैं। वो लड़की बिना हिले डुले किसी स्टैचू की तरह बस एकटक मिरर की तरफ देखे जा रही थी, जहाँ पे एक बेहद ही खूबसूरत लड़की का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था। वो लड़की दिखने में हद से ज़्यादा खूबसूरत थी। लड़की का स्किन दूध की तरह बेहद ही सफ़ेद और मुलायम था। उसके लंबे लंबे ब्राउन हेयर थे जो कमर से नीचे तक आ रहे थे। वही उसकी समंदर सी गहरी नीली आंखें जो बेहद ही खूबसूरत थी, जिनमें इस वक्त बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। वो लड़की बस एकटक मिरर में देखे जा रही थी। अपने चेहरे को छूते हुए वो लड़की धीरे से स्वर में बोलती है, ये बच्ची कौन है और मैं इस बच्ची के बॉडी में क्या कर रही हूँ? बोलते हुए वो बस एकटक सामने मिरर में ही देखे जा रही थी। उसके दिमाग में अभी बहुत से सवाल चल रहे थे जिनके जवाब उसके पास नहीं थे। वो अपने ख्यालों में गुम थी कि तभी उस लड़की को एक आवाज़ सुनाई देता है, मालकिन आप ज़्यादा कंफ्यूज्ड मत होइए, आपका रिबॉर्न हुआ है और ये लड़की आप ही है। सिया जो अपने सवालों में गुम थी, अचानक किसी की आवाज़ को सुन वो चौंक जाती है। उसका ध्यान बातों पर नहीं आवाज़ पर जाता है। वो अपने आसपास देखते हुए हकला कर बोलती है, कौन है यहाँ पे? हिम्मत है तो सामने आओ, मैं डरती नहीं हूँ तुमसे, समझे? सामने आओ। बोलते हुए सिया अपने आसपास ही देखे जा रही थी, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। मगर वो आवाज़ उसे फिर से सुनाई देता है जो बोल रहा था, मालकिन अपने हाथों में देखिए, ये मैं हूँ आपकी अंगूठी। क्या? अपने आप ही सिया के मुंह से निकल जाता है। वो अपने हाथों में देखती है तो उसे एक रिंग दिखाई देता है जो वो हमेशा पहन कर रखती थी। ये रिंग सिया का ही था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था वो दूसरी बॉडी में है तो आखिर ये रिंग उसके हाथ में क्या कर रही है। उसके मन की बात समझकर वो फिर से बोलता है, मालकिन आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा, लेकिन पहले आप मुझे पूरी तरह से एक्टिव कीजिए, फिर मैं आपको अपने सभी सवालों का जवाब दूंगा। उसकी बात सुनकर सिया बोलना बहुत कुछ चाहती थी, मगर फिर खुद को कंट्रोल करते हुए बोलती है, अच्छा मुझे क्या करना होगा तुम्हें पूरी तरह से एक्टिव करने के लिए? जिस पर वो रिंग में से आवाज़ आती है, मालकिन आप पहले इस रिंग को निकालिए और इसके अंदर जो जेमस्टोन है उस पर अपना ब्लड डालिए। जब वो स्टोन ग्लो करेगा तो आपको उस स्टोन को क्रश करना है। इससे मैं पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा और आप मेरा यूज़ भी अच्छे से कर पाएगी। उस रिंग की बात सुनकर सिया रिंग को बाहर बिकती है, फिर उस रिंग को देखते हुए कंफ्यूज्ड होकर बोलती है, वो सब तो ठीक है मगर मैं इस स्टोन को क्रश कैसे करूँगी? तारांकन मालकिन वो हो जाएगा, बस आप वैसा कीजिए जैसे मैंने आपको कहा है, रिंग बोलता है। तो सिया नोकीली चीज़ ढूंढती है अपने फिंगर को कट करने के लिए। कुछ देर इधर उधर ढूंढने के बाद सिया को पिन दिखाई देता है तो उसे उठा लेती है। फिर एक बार अपने हाथ और पिन को देखती है, न चाहते हुए भी उसे करना पड़ता है। वो अपनी आंखें जोर मिचकर पिन को अपने फिंगर में चुभाती है, जिससे उसके फिंगर से खून निकलने लगा था, मगर साथ ही उसे दर्द भी हो रहा है। सिया अपने फिंगर से निकल रहे खून को उस रिंग के बीचों बीच स्टोन में डालती है, तो वो स्टोन ब्लड को सोख लेता है और वो स्टोन रिंग से निकलकर बिल्कुल सिया के सामने हवा में होता है। इस वक्त वो स्टोन ग्लो कर रहा था। सिया बस स्टोन को हवा में हैरानी से देखे जा रही थी। तभी उसे आवाज़ आता है, मालकिन जल्दी स्टोन को पकड़कर उसे क्रश कीजिए। उस आवाज़ से सिया होश में आती है और हवा में उड़ रहे स्टोन को पकड़कर उसे क्रश करती है। वो स्टोन के क्रश होने के बाद बहुत ही ज़्यादा ग्लो करता है और फिर अचानक ही वो सिया के दिमाग में चला जाता है, जिससे सिया बस हैरान होकर देखती रह जाती है। वो अपने सर को छूते हुए बोलती है, वो कहाँ गया? सिया अभी बोल ही रही थी कि तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाती है। छतरी अनजान शख्स, सिया के सवाल और अव्यांशी राठौर। सिया जब पीछे देखती है तो उसे वहाँ पे एक छोटा क्लाउड जैसा दिखाई दे रहा था। उसे देखकर सिया बोलती है, अब तुम कौन हो? जिस पर वो क्लाउड बोलता है, मालकिन ये मैं हूँ। आप मुझे इतनी जल्दी भूल गई, लेकिन तुम इस तरह क्यों हो? कुछ देर पहले तो तुम दिखाई नहीं दे रहे थे, तो अब कैसे दिखाई दे रहे हो? सिया उस क्लाउड से पूछती है। वो काफ़ी हैरान थी, जिस पर वो क्लाउड बोलता है, मालकिन आपने मुझे पूरी तरह से एक्टिव कर दिया है, इस वजह से अब मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। उसकी बात सुनकर सिया बोलती है, अच्छा ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम हो कौन और मेरे पास क्या कर रहे हो? मैं यहाँ कैसे आए? ये कौन सी जगह है? सिया बिना रुके सवाल किए जा रही थी।
जिस पर क्लाउड बोलता है, मालकिन मुझे अपने बारे में तो कुछ भी नहीं पता है। जहाँ तक मुझे याद है मैं सो रहा था गहरी नींद में, लेकिन अचानक ही मेरी नींद खुल गई। जब मैंने देखा तो पता चला आपने मुझे एक्टिव किया है। मुझे नहीं पता आपने कैसे मुझे जगाया नींद से। उस वक्त आपका एक्सीडेंट हुआ था, तब आप मारने वाली थी, तो मैंने आपके सोल को नोवेल में डाल दिया जिसे आप पढ़ रही थी। क्या? सिया चौंकते हुए बोलती है। उसे बहुत ही बड़ा सदमा लगा था। सिया कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैंने कुछ गलत सुन लिया है? जिस पर क्लाउड बोलता है, नहीं मालकिन, आपने सही सुना है, आपका रिबॉर्न नोवेल वर्ल्ड में हुआ है। आपने पहले ही खुद को इस बॉडी में जिंदा देख लिया है, तो अब आपको ज्यादा शौक नहीं होना चाहिए था। अभी आप अव्यांशी राठौर की बॉडी में, इसलिए अब आप इस बॉडी की ओनर हैं। मेरे कहने का मतलब अब से आप सिया नहीं बल्कि अव्यांशी राठौर है। क्लाउड की बात सुनकर सिया अपने सदमे से बाहर आती है और खुद को नॉर्मल करते हुए बोलती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मेरे लिए तो यही सबसे ज्यादा शौकन बात थी, खुद को दूसरी बॉडी में जिंदा देखना। मगर फिर भी मेरे लिए ये एक्सेप्ट करना कि मैं एक नोवेल वर्ल्ड में हूँ, ये थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये नाम अव्यांशी राठौर सुना हुआ लग रहा है। बोलते हुए सिया अचानक चुप हो जाती है और फिर कुछ सोचते हुए वो क्लाउड की तरफ देखकर उससे पूछती है, अच्छा मुझे ये तो बताना मैं किस नोवेल में हूँ? मतलब आज तक तो मैंने बहुत सारे नोवेल रीड किया है, तो क्या तुम बता सकते हो मेरा जिस नोवेल में रिबॉर्न हुआ है उसका नाम क्या है? जी मालकिन, नोवेल का नाम आशिकाना है, जिसे आप पढ़ रही थी। उसी नोवेल में आपका रिबॉर्न हुआ है, अव्यांशी राठौर के बॉडी में। जिस पर सिया चौंकते हुए बोली है, क्या? लेकिन अव्यांशी राठौर तो कहानी की मेन विलेन थी, जो एक स्पॉइल्ड बिगड़ी हुई प्रिंसेस थी, जिसके पास अपने परिवार के नाम पर घमंड करने के अलावा उसका अपना कोई पहचान ही नहीं था। वो तो बहुत ही रुड, गुस्सैल और घमंडी लड़की थी जो सभी पर अपना रौब झाड़ते रहती थी। उसके इस नेचर के वजह से ही मैन लीड हीरो भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। लेकिन वो मैन लीड के पीछे पागल थी, इस वजह से वो उसे पाने के लिए हमेशा छोटी मोटी चालें चलते रहती थी, जिसे मैन लीड हमेशा इग्नोर कर देता था क्योंकि दोनों को फैमिली काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे। लेकिन अव्यांशी अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आती थी। उल्टा जब उसे मैन लीड की शादी के बारे में पता चलता है तो वो पागल हो जाती है और गुंडों को हायर करती है हीरोइन का किडनैप करवाने के लिए, मगर उसके हायर किए हुए गुंडे हीरोइन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एन वक्त पर हीरो आकर हीरोइन को बचा लेता है और उन गुंडों को बहुत ही टॉर्चर करता है। तो वो गुंडे अव्यांशी का नाम बता देते हैं, जिसे जानने के बाद हीरो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अव्यांशी का किडनैप करवा कर उसे बहुत ही टॉर्चर करता है, जिससे अव्यांशी की डेथ हो जाती है। इस वजह राठौर फैमिली और हीरो की फैमिली, जो पहले बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, वो एक दूसरे के बहुत ही बड़े दुश्मन बन जाते हैं। सिया स्टोरी को याद करते हुए सभी चीजें शॉर्ट में क्लाउड को बताती है, जिस पर क्लाउड उसकी तारीफ करते हुए बोलता है, मालकिन सच में आपकी याददाश्त बहुत ही तेज है, आपको सब याद है नोवेल के बारे में। अपनी तारीफ सुनकर सिया खुश हो जाती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसका रिबॉर्न नोवेल की विलेनेसा के बॉडी में हुआ है, तो वो फिर से परेशान हो जाती है और क्लाउड से बोलती है, देखो तुम मेरी तारीफ करके मेरा ध्यान भटका नहीं सकते हो, समझे? इतनी सारी बॉडी में तुम्हें मेरा रिबॉर्न करवाने के लिए विलेन का ही बॉडी मिला था, मतलब और भी लोग ऑप्शन में थे, तुम्हें यही मिली थी। इतना बोलकर वो क्लाउड को घूरने लगती है। तो क्लाउड सिया को देखते हुए बोलता है, मालकिन मेरे पास सोचने के लिए ज़्यादा समय नहीं था और उस वक्त आपको जिंदा रखना ही मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपके सोल को इस बॉडी में डाल दिया। इस वक्त भले ही आप विलेनेस की बॉडी में हो, मगर ये फैमिली बहुत ही अच्छी है। आप हमेशा एक हैप्पी फैमिली चाहती थी और आपके लिए मुझे यही फैमिली अच्छी लगी थी। इस फैमिली के सभी लोग अव्यांशी से बहुत ही प्यार करते हैं, इससे आपको भी एक फैमिली का प्यार मिलेगा जिसे आप हमेशा चाहती थी। रही फ्यूचर की, तो आप उसे चेंज कर सकती है क्योंकि अभी अव्यांशी विलेन नहीं बनी है। आपने पूरा नोवेल रीड किया है, तो आप अपने हिसाब से सभी बुरे इवेंट्स को चेंज कर सकती है। क्लाउड की बात सुनकर सिया को थोड़ा राहत फील होता है और वो अपने मन में ही सोचती है, हाँ मुझे आगे के सभी इवेंट्स पता है, इस वजह से मैं उन्हें अपने हिसाब से चेंज कर सकती थी। मैं पुरानी अव्यांशी की तरह कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करूँगी, इससे मैं अपने फ्यूचर को चेंज कर सकती हूँ। ये सब सोचते हुए सिया चैन की सांस लेती है, वरना पहले वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी खुद को विलेनेस की बॉडी में देखकर। उसे रिलैक्स देखकर क्लाउड भी रिलैक्स हो जाया है और फिर सिया से बोलता है, मालकिन आप कहाँ पे खो गई? अभी तक आपने मेरा नाम नहीं रखा है।
जल्दी से आप मेरा कोई नाम रखिए, इसके बाद आप मुझे यूज़ कर पाएगी अच्छे से। मेरे पास बहुत सारे एबिलिटीज़ और पावर है, जिससे आगे चलकर आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। क्लाउड की बात सुनकर सिया कुछ देर सोचती है, फिर अपनी आंखों में चमक के कर क्लाउड को देखते हुए बोलती है, ओके, अब से तुम्हारा नाम चफोट सिया, ड्रामेबाज बच्चा और अनजान शख्स का आना। अब आगे। सिया कुछ देर क्लाउड को देखती है, फिर अपने आंखों में चमक लेकर उससे बोलती है, ओके, आज से तुम्हारा नाम डोरा होगा। बताओ कैसा लगा ये नाम तुम्हें? जिस पर क्लाउड एक बच्चे के रूप में आता है और अपना मुंह बनाते हुए बोलता है, मालकिन आप ये कैसा नाम रख रहे हो मेरा? मुझे ये नाम पसंद नहीं आया, कोई दूसरा नाम रखो। क्लाउड की बात सुनकर सिया का भी मुंह बन जाता है, लेकिन जब वो क्लाउड को बच्चे के रूप में देखती है तो थोड़ी चौंक जाती है, मगर फिर कुछ ही देर में वो वापस से नॉर्मल हो जाती है और क्लाउड उर्फ छोटे बच्चे को देखते हुए बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा नाम बदल दूंगी, लेकिन पहले मुझे ये बताओ तुम बच्चे के रूप में कैसे आए? अभी कुछ देर पहले तो तुम एक क्लाउड की तरह थे। जिस पर वो बच्चा बोलता है, मालकिन वो क्या है, मेरे पास एबिलिटीज है खुद को चेंज करने का, मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ। उसकी बात सुनकर सिया के आंखों में वापस से एक चमक आ जाता है। वो अपनी चमकती आंखों से छोटे से क्यूट बच्चे को देखती है और वो कुछ बोलती उससे पहले ही छोटा बच्चा अपने आईब्रो को सिकुड़ते हुए सिया से बोलता है, मालकिन आप जो सोच रही है न वो नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे सिर्फ आप ही देख सकती है, आपके अलावा मुझे की भी देख नहीं सकता है। इस वजह से फालतू के आइडिया अपने दिमाग में मत सोचिए, जो कभी होगा ही नहीं। अच्छा होगा आप अपने छोटे दिमाग को थोड़ा आराम दे। सिया जब उस क्यूट से दिखने वाले शैतान बच्चे की बात सुनती है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वो उस शैतान बच्चे को घूरते हुए बोलती है, अच्छा बच्चू, क्या कहा मेरा दिमाग छोटा है? मतलब तुम ये सोचते हो मेरे बारे में? तो ठीक है, मैं तुम्हारा नाम चेंज नहीं करूँगी। वो क्या है, मेरे पास तो ज़्यादा दिमाग ही नहीं है, तो मैं क्यों तुम्हारे लिए नाम सोचने में अपना दिमाग वेस्ट नहीं करूँ? बोलते हुए सिया अपने चेहरे को फेर लेती है। वही वो बच्चा जब सिया की बात सुनता है तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है और क्यूट सा फेस बनाकर बोलता है, मालकिन आप गलत समझ रही है, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, आप बहुत ही होशियार है, आपके पास बहुत सारा दिमाग है, प्लीज़ आप मुझसे नाराज़ मत होइए। प्लीज़ मेरी प्यारी मालकिन, आप बहुत अच्छी हो, आप मेरी क्यूट सी मालकिन हो, आप पर ये नाराज़गी अच्छी नहीं लगती है, प्लीज़ एक बार मुझे इस क्यूट से मासूम से बच्चे को माफ़ कर दीजिए। बोलते हुए वो बच्चा अपने पप्पी आइज से सिया को देखने लगता है, जिस पर सिया एक नज़र उस छोटे शैतान को देखती है जो अपने पप्पी आइज से उसे ही देख रहा था। इस वक्त वो बच्चे के रूप में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। सिया को उस शैतान बच्चे के गालों को खींचने का मन कर रहा था। वही सिया जो नाराज होने का नाटक कर रही थी, जब वो उसकी इतनी चिकनी चुपड़ी बातें सुनती है तो उसे बहुत ही हंसी आता है। उसका मन कर रहा था वो उस क्यूट बच्चे को गोद में उठाकर प्यार करे, लेकिन वो खुद के इमोशन को कंट्रोल करती है और कुछ भी न सुनने का नाटक करने लगती है। सिया को इस तरह खुद को इग्नोर करता देखकर वो क्यूट बच्चा रोने लगता है। वही सिया जब उसको रोता हुआ सुनती है तो तुरंत ही पलटकर उस छोटे बच्चे को देखती है, जिसके आंखों में इस वक्त मोटे मोटे आंसू थे और वो जमीन में बैठा हुआ जोर जोर से रो रहा था। सिया को वो बच्चा इस वक्त बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। उस क्यूट बच्चे को इस तरह रोता हुआ देखकर सिया को अच्छा नहीं लगता है। वो तुरंत ही उस बच्चे के पास जाती है और उसे गोद में उठाकर क्यूट बच्चे को चुप करवाने लगती है। तो वही वो बच्चा अपने आंसू से भरी आंखों से सिया को देखते हुए बोलता है, मालकिन क्या आप अब भी मुझसे नाराज हैं? बोलकर वो टुकुर टुकुर सिया को देखने लगता है। वही सिया को अपना नाटक आगे जारी रखना था, मगर उस क्यूट बच्चे को इतना रोता हुआ देखकर वो अपने प्लान को ड्रॉप कर देती है और उस बच्चे के आंसू को पोंछते हुए बोलती है, ठीक है, नहीं हूँ नाराज तुमसे, अब चुप हो जाओ। जिस पर वो बच्चा हिचकी लेते हुए बोलता है, तो मालकिन क्या आप मेरा अच्छा नाम रखेगी? ये बोलकर वो सिया को क्यूटली देखने लगता है। तो सिया उस बच्चे के मोटे मोटे गालों को खींचते हुए बोलती है, ओके बाबा, मैं तुम्हारा अच्छा नाम रखूंगी, अब चुप हो जाओ, तुम इस तरह रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो। सिया की बात सुनकर वो बच्चा तुरंत ही चुप हो जाया है। अब उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि कुछ देर पहले वो क्यूट बच्चा रो भी रहा था। सिया उसे इतनी जल्दी नॉर्मल होता हुआ देखकर अपनी आंखें छोटी कर लेती है और उस क्यूट बच्चे से बोलती है, तुम इतनी जल्दी शांत कैसे हो गए? अभी तो तुम्हें रो रो कर हिचके आ रहे थे। जिस पर वो बच्चा हंसते हुए क्यूट वॉइस में बोलता है, मालकिन वो तो मैं आपको मानने के लिए एक्स्ट्रा क्यूटनेस लाकर रो रहा था। इंसानों में ऐसा होता है, कोई भी इतने क्यूट मासूम बच्चे को रोता हुआ देख ही नहीं सकता है, जब वो बच्चा मैं हूं तो बिल्कुल भी नहीं। आपने मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं छोड़ा था, तो मुझे अपना ट्रम्प कार्ड का यूज़ करना ही था।
मालिन, अगर मैं रोता नहीं तो आप मुझसे अब भी नाराज ही रहती और इस नाराजगी में कहीं आप मेरा दूसरा नाम रखना भूल जाती तो मेरा क्या होता। डोरा नाम के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता था, इसलिए मुझे रोना पड़ा क्यूट बच्चे की तरह, लेकिन आप बहुत जल्दी मान गई, बोलकर वो बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है। वही सिया बस उस क्यूट बच्चे को हंसता हुआ देखती ही रह जाती है। इस क्यूट से शैतान बच्चे ने उसे बेवकूफ़ बनाया अपने इस क्यूटेंस के साथ। कहा वो उसे परेशान करना चाहती थी मगर खुद ही वो इस शैतान बच्चे के जाल में फंस गई थी। वो अपने सर को हिलाते हुए बोलती है, अच्छा इस नाम में बुराई ही क्या है, इतना अच्छा नाम तो है डोरा, तो तुम्हें पसंद क्यों नहीं है। जिस पर वो बच्चा अपनी खुद की तारीफ करते हुए बोलता है, मालकिन आप मेरा नाम कार्टून वाला रख रहे हो, वो भी एक लड़की का। मैं एक लड़का हूँ, वो भी बहुत पावरफुल, मेरे पास बहुत सी शक्तियाँ हैं, मैं इतना अच्छा महान क्यूट सा बच्चा हूँ, तो आप भी कोई लड़के वाला नाम जो मुझे सूट करे वो रखो। आखिर मेरा भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। बोलते हुए वो बच्चे अपने बालों में स्टाइल से हाथ फेरता है। वही सिया उसकी बातें सुनकर और उसे इस तरह एक्ट करते हुए देखकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। हंसते हंसते सिया के आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उससे अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। वो हंसते हुए बोलती है, ओ माय गॉड, क्या कहा तुमने, एक बार फिर से कहो। बोलकर सिया फिर से हंसने लगती है। तो वही वो बच्चा सिया को खुद पर इस तरह हंसते हुए देखकर मुंह बनाते हुए बोलता है, मालकिन आप इस तरह मुझ पर हंस क्यों रही है। मैंने गलत हो क्या कहा है, भले ही छोटा हूँ लेकिन हाँ मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। प्लीज़ आप मुझ पर हंसना बंद कीजिए वरना मैं फिर से रोने लगूंगा। बोलते हुए वो फिर से रोने जैसी शक्ल बना लेता है, जिसे देखकर सिया एकदम चुप हो जाती है और उस बच्चे के गालों को खींचते हुए बोलती है, अच्छा बाबर नहीं हंस रही हूँ तुम पर, अब चलो रिलैक्स हो जाओ और सोचने दो मैं तुम्हारा क्या नाम रखूँ। वही वो बच्चा भी रिलैक्स हो जाता है और सिया के नाम रखने का वेट करने लगता है। कुछ देर बाद सिया बोलती है, अच्छा तो ये नाम कैसा रहेगा तुम्हारे लिए रू। अभी वो इतना ही बोली थी कि तभी उसके रूम का डोर अचानक ओपन हो जाता है और एक आवाज़ आती है, अव्यांशी। इधर सिया जो नाम बोलने ही वाली थी, अचानक किसी के आवाज़ आने पर एकदम चौंक जाती है। रात में एक और चैप्टर अपलोड हो जाएगा। जब 5 क्या तुम्हें पेन हो रहा है, सजा मिलकर रहेगी। मालकिन आप इस तरह मुझ पर हंस क्यों रही है, मैंने गलत हो क्या कहा है, भले ही छोटा हूँ लेकिन हाँ मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। प्लीज़ आप मुझ पर हंसना बंद कीजिए वरना मैं फिर से रोने लगूंगा। बोलते हुए वो फिर से रोने जैसी शक्ल बना लेता है, जिसे देखकर सिया एकदम चुप हो जाती है और उस बच्चे के गालों को खींचते हुए बोलती है, अच्छा बाबा नहीं हंस रही हूँ तुम पर, अब चलो रिलैक्स हो जाओ और सोचने दो मैं तुम्हारा क्या नाम रखूँ। वही वो बच्चा भी रिलैक्स हो जाता है और सिया के नाम रखने का वेट करने लगता है। कुछ देर बाद सिया बोलती है, अच्छा तो ये नाम कैसा रहेगा तुम्हारे लिए रू। अभी वो इतना ही बोली थी कि तभी उसके रूम का डोर अचानक ओपन हो जाता है और एक आवाज़ आती है, अव्यांशी। इधर सिया जो उस क्यूट बच्चे को उसका नाम बताने ही वाली थी, अचानक किसी और की आवाज़ सुनकर एकदम चौंक जाती है। वो तुरंत ही पीछे मुड़कर देखती है जहाँ से ये आवाज़ आई थी, तो उसे सामने एक लड़की दिखाई देती है जो करीब 20 साल की होंगी। सिया उस लड़की को देखकर कंफ्यूज्ड हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की कौन है और किसको बुला रही है। वो अभी कंफ्यूज्ड ही थी कि तभी उसे उस क्यूट बच्चे का आवाज़ सुनाई देता है जो बोल रहा था, मालकिन ये लड़की आपके चाचा जी की बेटी कृति राठौर है और अभी ये आपको बुला रही थी। आप भूल गई कि अब से आप सिया नहीं बल्कि अव्यांशी राठौर है। उसकी बात सुनकर सिया बोलती है, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। बोलकर वो छोटे बच्चे की तरफ देखती है, तो वो छोटा बच्चा अपने सर पर चपत लगाते हुए बोलता है, मालकिन मुझे सिर्फ आप ही देख और सुन सकती हो, लेकिन आपको सभी देख सुन सकते हैं। अभी आपके सामने आपकी कजन है जो आपको इस तरह खुद से बात करते हुए देखकर पागल समझेगी। वही उसकी बात सुनकर सिया को एहसास होता है कि उसने अभी कौन सा मिस्टेक किया है। वो जोर से अपनी आंखें मिच लेती है और सोचने लगती है अब इसे क्या बताए। तभी सिया को उस लड़की कृति राठौर की आवाज़ आती है, अव्यांशी कहाँ खो गई, अभी तुम कुछ बोल रही थी, मुझे सुनाई नहीं दिया क्या, तुम थोड़ा जोर से बोलोगी। बोलते हुए कृति सिया को देखने लगती है, तो वही सिया कृति की बात सुनकर एक राहत की सांस लेती है और फिर खुद को नॉर्मल कर अपने चेहरे में स्माइल लाकर बोलती है, वो भी कुछ नहीं, मैं अभी उठी हूँ ना, इस वजह से ऐसे ही बदबद रही थी। आप बताए कुछ काम था आपको मुझसे। जिस पर वो लड़की बोलती है, अरे नहीं मैं बस जानने के लिए आई थी क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें कोई पैंट दर्द तो नहीं हो रहा है।
सिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कृति किस बारे में बात कर रही है, इसलिए वो कृति की बात पर हैरान होकर उससे पूछती है, मुझे क्या हुआ है जो पेन होगा। वही उसकी बात सुनकर कृति को थोड़ा अजीब लगता है। वो उसके पास आकर बोलती है, अव्यांशी क्या तुम भूल गई हो, कल तुम सीढ़ियों से गिर गई थी, वो भी उस एडॉप्टेड लड़की की वजह से, उसने तुम्हें जानबूझकर धक्का दिया था। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? कहीं सीढ़ियों से गिरने की वजह से तुम्हारा याददाश्त तो नहीं चला गया? बोलते हुए कृति अव्यांशी के कंफ्यूज चेहरे को देखती है। सिया को इस तरह कंफ्यूज देखकर कृति को पक्का लगने लगता है कि सिया उर्फ अव्यांशी की याददाश्त सच में जा चुकी है। इसलिए वो कुछ देर कुछ सोचती और फिर सिया की तरफ देखकर उससे बोलती है, अव्यांशी तुम यही आराम करो, मैं अभी सबको बता कर आती हूँ कि तुम उस सोनम की वजह से अपनी याददाश्त भूल चुकी हो। ये माफ नहीं होगा, उसे उसके किए की सजा मिलकर ही रहेगी। इतना बोलकर कृति बिना सिया की बात सुने तुरंत ही कमरे से बाहर चली जाती है। इधर सिया हैरान परेशान बस खड़ी ही रह जाती है, उसे कुछ बोलने का मौका कृति ने दिया ही नहीं था। वो उस बच्चे से पूछती है, इसे क्या हुआ और ये अभी मुझे क्या बोल कर गई? किसकी बात कर रही थी वो अभी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या तुम जरा मुझे समझाओगे क्या कहने का मतलब था उसका? जिस पर वो बच्चा बोलता है, मालकिन ये आपकी मतलब अव्यांशी राठौर की एडॉप्टेड सिस्टर सोनम राठौर की बात कर रही है। कल अव्यांशी राठौर सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई थी, जिससे अव्यांशी को बहुत चोट आया था, लेकिन उसका अव्यांशी की एडॉप्टेड सिस्टर मतलब सोनम राठौर के साथ क्या कनेक्शन है? सिया पूछती है। तो वो छोटा बच्चा बोलता है, मालकिन जब अव्यांशी सीढ़ियों से नीचे गिरी थी तब सोनम राठौर भी वही थी अव्यांशी राठौर के बाजू में। वही कृति जो पहले ही नीचे थी जब वो अव्यांशी को गिरता हुआ देखती है और उसके बाजू में सोनम को, तो वो सारा इल्जाम सोनम पर लगा देती है। क्योंकि कृति को सोनम जरा भी पसंद नहीं करती थी। वजह थी सोनम का एडॉप्टेड डॉटर होना, जिसका राठौर फैमिली से कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है, इसलिए कृति सोनम को राठौर मेंशन से मिलवाना चाहती है। ये बहुत ही चालू लड़की है, मालकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप इस कृति से दूर ही रहिए। उस क्यूट से बच्चे की बात सुनकर सिया उसके गाल खींचते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं सब देख लूंगी। मुझे पता है कृति बस एक हथियार की तरह अव्यांशी का यूज करती है, जिसे वो सबके खिलाफ यूज कर सके, लेकिन अब वो पहले वाली अव्यांशी नहीं रही जिसका यूज वो इतने आसानी से करती थी, समझे? ये मैं हूँ नई अव्यांशी राठौर, जिसका यूज अपने फायदे के लिए करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जस्ट सिया का रुद्र को परेशान करना। अव्यांशी बच्चा क्या तुम ठीक हो? तो वो छोटा बच्चा बोलता है, मालकिन जब अव्यांशी सीढ़ियों से नीचे गिरी थी तब सोनम राठौर भी वही थी अव्यांशी राठौर के बाजू में। वही कृति जो पहले ही नीचे थी जब वो अव्यांशी को गिरता हुआ देखती है और उसके बाजू में सोनम को, तो वो सारा इल्जाम सोनम पर लगा देती है। क्योंकि कृति को सोनम जरा भी पसंद नहीं करती थी। वजह थी सोनम का एडॉप्टेड डॉटर होना, जिसका राठौर फैमिली से कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है, इसलिए कृति सोनम को राठौर मेंशन से मिलवाना चाहती है। ये बहुत ही चालू लड़की है, मालकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप इस कृति से दूर ही रहिए। उस क्यूट से बच्चे की बात सुनकर सिया उसके गाल खींचते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं सब देख लूंगी। मुझे पता है कृति बस एक हथियार की तरह अव्यांशी का यूज करती है, जिसे वो सबके खिलाफ यूज कर सके, लेकिन अब वो पहले वाली अव्यांशी नहीं रही जिसका यूज वो इतने आसानी से करती थी, समझे? ये मैं हूँ नई अव्यांशी राठौर, जिसका यूज अपने फायदे के लिए करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सिया की बात सुनकर वो बच्चा बोलता है, हाँ मालकिन मुझे पता है आप अपना यूज किसी को करने नहीं देंगी, लेकिन इस वक्त आप मुसीबत से थोड़ा दूर रहेंगी तो वो आपके लिए ही सही होगा, क्योंकि अभी मेरे पास मेरी पूरी शक्तियाँ नहीं, इस वजह से मैं अभी आपकी कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा। इसलिए पहले ही आपको सलाह से रहा हूँ, दूसरों के मामले आप अपना नाक मत घुसाइएगा। जिस पर सिया अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, तुम छोटे शैतान, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं मुसीबत खड़ी करूँगी? उसकी बात पर वो बच्चा बोलता है, मालकिन मैं आपके दिमाग की बात समझ सकता हूँ, अभी आप कृति को सबक सिखाने का सोच रही थी न, वो मैं सुन चुका हूँ। रिबॉन की तुरंत बात आप पंगे मत लेते फिरिए। हाँ मैं समझ गई छोटे शैतान, मुझे अब इतना ज्ञान मत दो, आज के लिए इतना काफ़ी है। सिया अपने हाथ जोड़ते हुए छोटे शैतान से बोलती है। जिस पर वो छोटा शैतान बोलता है, मालकिन आप मुझ जैसे मासूम से क्यूट से प्यारे बच्चे का नाम बिगाड़ नहीं सकती है। अब जल्दी से मुझे मेरा न्यू नाम बताए, इससे पहले आपकी न्यू फैमिली के ड्रामे स्टार्ट हो जाए। उस कृति के आने से पहले मुझे मेरा नाम बता दीजिए, वरना आप फिर फैमिली ड्रामे में बिजी हो जाएगी और रीडर्स मेरे नाम का वेट करते रह जाएंगे। इसलिए अब हमें ज़्यादा वेट मत करवाए,
बोलकर वो छोटू शैतान सिया को देखता है और डेस्परेटली सिया के बोलने का वेट करने लगता है। उस छोटे शैतान को बस अपने नाम की ही चिंता थी, आखिर उसकी बेवकूफ़ मालकिन क्या नाम रखेगी। वही सिया उस छोटे शैतान को इतना डेस्परेट देखकर हंसते हुए बोलती है, अरे मेरे छोटे शैतान, तुम इतना डेस्परेट क्यों हो रहे हो? वो बस एक नाम ही तो है, इसके लिए तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? सिया की बात सुनकर वो छोटा शैतान बोलता है, मालकिन आपको फर्क नहीं पड़ता होगा लेकिन मुझे पड़ता है। अब मैं आप इंसानों की तरह थोड़ी ना हूँ जिसे अपना नाम पसंद न आए तो जाकर चेंज करवा लो। आप मेरा जो भी नाम रखेगी उसी नाम से मुझे रहना होगा जब तक आप जिंदा है तब तक। इसलिए मुझे चिंता कहीं आप फिर कोई कार्टून वाला नाम मेरा न रख दो। वैसे भी आपको तो अच्छा ही नाम मिला है, अव्यांशी राठौर। उसकी बात पर सिया बोलती है, अच्छा बाबा तुम अब ज़्यादा परेशान मत हो, मैंने तुम्हारा अच्छा ही नाम सोचा है। तो मालकिन अब बता भी दो कितना सस्पेंस में रखोगी? वो छोटू शैतान बोलता है। उसे इस तरह परेशान देखकर सिया बोलती है, अच्छा बताती हूँ, रुद्र कैसा नाम रहेगा तुम्हारे लिए? रुद्र नाम सुनकर उस बच्चे को एक राहत की सांस आती है। अब उसके चेहरे में एक चमक आ जाता है क्योंकि उसे ये नाम पसंद आया था। वो एक लंबी छोड़ते हुए खुशी से बोलता है, मालकिन ये नाम मुझे बहुत आसान आया है। वैसे आपने ये नाम किस पर से रखा है? मतलब हमारे इस नोवेल वर्ल्ड में जो मेन लीड है उसका नाम भी तो इससे मिलता जुलता है। क्या मालकिन आपने उसी नाम से कॉपी किया है? जिस पर से अब बोलती है, हाँ अब मैं थोड़ी ना एक नाम के लिए गूगल में सर्च करती फिरूंगी। वैसे भी तुम्हें नाम पसंद तो आ ही गया है और अगर नहीं पसंद है तो फिर पहले वाला ऑप्शन अभी भी है। तुम डिसाइड कर लो तुम्हें डोरा या रुद्र कौन सा नेम चाहिए। नहीं नहीं मालकिन मेरे लिए रुद्र ही सही है। सिया की बात पर वो तुरंत ही हड़बड़ा कर बोलता है और तुरंत ही वहां से गायब हो जाता है। जैसे सिया अभी उसका नाम डोरा रख देंगी। वही सिया उसे इस तरह हड़बड़ा कर गायब होता देखती है तो उसकी हंसी छूट जाती है। वो जोर जोर से हंसने लगती है अपने पेट को पकड़कर। उसे छोटू शैतान बहुत ही क्यूट लग रहा था। अभी अगर वो गायब नहीं होता तो वो उसके गाल खींच लेती। तो रीडर्स अब से हम छोटी शैतान को रुद्र बोलेंगे और सिया को अव्यांशी, इसलिए कोई भी कंफ्यूज्ड मत होइएगा। अभी वो हंस ही रही थी कि तभी अचानक फिर से उसके रूम का डोर ओपन होता है और बहुत सारे लोग एक साथ जल्दी जल्दी उस कमरे में एंटर होते हैं और एक साथ बोलते गई, अव्यांशी बच्चा क्या तुम ठीक हो? जस्ट 7 कृति को सबका सिखाना, ड्रामेबाज ट्विंस और एक जालिम डॉक्टर। अब तक वही सिया उसे इस तरह हड़बड़ा कर गायब होता देखती है तो उसकी हंसी छूट जाती है। वो जोर जोर से हंसने लगती है अपने पेट को पकड़कर। उसे छोटू शैतान बहुत ही क्यूट लग रहा था। अभी अगर वो गायब नहीं होता तो वो उसके गाल खींच लेती। तो रीडर्स अब से हम छोटी शैतान को रुद्र बोलेंगे और सिया को अव्यांशी, इसलिए कोई भी कंफ्यूज्ड मत होइएगा। अभी वो हंस ही रही थी कि तभी अचानक फिर से उसके रूम का डोर ओपन होता है और बहुत सारे लोग एक साथ जल्दी जल्दी उस कमरे में एंटर होते हैं और एक साथ बोलते गई, अव्यांशी बच्चा क्या तुम ठीक हो? अब आगे सिया उर्फ अव्यांशी अचानक इतने सारे लोगों को अपने सामने देखकर चौंक जाती है। लेकिन अब वो हैरान नहीं थी, उसे पता था कृति जिस तरह कमरे से गई थी ऐसा होना लाजमी था। उसे पता था ये लोग उसकी न्यू फैमिली है, लेकिन फिर भी अभी वो थोड़ी नर्वस फील कर रही थी क्योंकि पहले वो एक अनाथ थी और हमेशा अकेले ही रहती आई थी, मगर अब उसके पास एक परिवार था। तो उसे कोई भी आइडिया नहीं था आगे उसे क्या करना है। सिया अभी चुपचाप खड़ी थी कि तभी एक 65 साल की महिला आगे आती है और सिया के हाथों को पकड़ते हुए प्यार से बोलती है, बच्चा क्या आप ठीक है? बताओ अपनी दादी को अभी आप कैसा फील कर रहे हो? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? वो महिला जो अव्यांश की दादी थी, वो बड़े ही प्यार और फिक्र के साथ पूछती है। उनके चेहरे से ही उनका प्यार अव्यांशी के पता चल रहा था। उनकी बात पर सिया कुछ बोलती उससे पहले ही बाकी लोग भी सिया से सवाल पूछने लगते हैं कि वो कैसी और क्या उन्हें वो याद है, जिससे अव्यांशी थोड़ी परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा थी कि क्या बोले। तभी एक 30 साल की महिला आगे आती है और सभी को चुप करवाती है। फिर अव्यांशी की दादी के पास आती है, उनको इतना परेशान देखकर अपने नर्म स्वर से बोलती है, माँ आप परेशान मत होइए, अगर आप इतना परेशान होंगी तो आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। बोलकर वो महिला अव्यांशी की दादी को एक चेयर पर बैठाती है, जिस पर अव्यांशी की दादी परेशान स्वर में बोलती है, कविता बेटा मैं ठीक हूँ, हमें बस अव्यांशी की चिंता है। कृति कह रही थी, अव्यांशी बच्चा सबको भूल गई है, ऐसे कैसे हमारी बच्ची हमें भूल सकती है? बोलते हुए वो काफी चिंता में लग रही थी। उनकी बात पर वो महिला जिसका नाम कविता था वो बोलती है, माँ आप शांत रहिए, मैं पहले पूछती हूँ अंशी से, क्या सच में उसे कुछ याद नहीं है?
बिना बात किए हमें कैसे पता चलेगा? आप सब इस तरह से उसे भी परेशान कर दोगे। रुकिए, मुझे चेक करने दीजिए, बोलकर कविता जी अपनी माँ को शांत करवाती है, फिर अव्यांशी की तरफ मुड़ती है। अव्यांशी को अब भी खड़े देखकर कविता जी पहले उसे बैग पर बैठती है, फिर बड़े ही प्यार से बोलती है, अंशी बच्चा, आप कैसा फील कर रही है मुझे बताए। आपकी कृति दी ने कहा है, क्या वो सच है? आपको कुछ भी याद नहीं है? जो भी हो आप मुझे बता सकती है, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे ये औरत कौन है, तो बता दूं, यह अव्यांशी की बुआ है जो एक डॉक्टर है। वो इनके साथ ही राठौर मेंशन में रहती है। दिल की काफ़ी साफ है मगर साथ ही काफ़ी सख्त मिजाज की भी है। इन्हें झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। हर सिचुएशन में खुद को काम रखना इन्हें बहुत ही अच्छे से आता है। अव्यांशी उनकी बात पर स्माइल करते हुए अपने सॉफ्ट वॉइस में बोलती है, बुआ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। कृति दी तो बिना मेरी बात सुने ही कमरे से चली गई। मुझे सब याद है, आप सब प्लीज इतना परेशान मत होइए। बोलते हुए वो कविता जी को देखकर उन्हें एक प्यारी सी स्माइल देती है, जिस पर कविता जी के इमोशनलेस चेहरे पर एक स्माइल आ जाता है, मगर कुछ देर में वो स्माइल चला भी जाता है। कविता जी एक नज़र घूरकर कृति को देखती है जो साइड में खड़ी थी नर्वसली। अभी कुछ देर पहले वो काफ़ी लागा चढ़ाकर बोल रही थी नीचे और सभी गलती सोनम पे डाल रही थी। कृति को इस तरह नर्वस देखकर कविता जी समझ जाती है कि कृति ने जानबूझकर ये ड्रामा किया है सोनम को परेशान करने के लिए। कविता जी को पता था कि कृति सोनम को पसंद नहीं करती है। वो वर्णिक भरी नज़रों से एक बात कृति को देखती है, लेकिन अभी फिलहाल वो कुछ बोलती नहीं है क्योंकि इस वक्त वो और कोई ड्रामा नहीं चाहती थी। वही कृति को भी रियलाइज हो जाता है कविता जी की नज़रों का मतलब, इसलिए वो जल्दी अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर लेती है और ऐसा नाटक करती है जैसे उसने कुछ देखा ही न हो। वो तुरंत ही अपने चेहरे पर एक झूठी स्माइल लाकर अव्यांशी के पास जाती है और उसके हाथों को पकड़कर बोलती है, आशु मुझे सच में पता नहीं था। तुम्हारे बिहेवियर से मुझे यही लगा था कि तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है, इसलिए मैंने ये किया। मुझे बस तुम्हारी फिक्र थी, सोनम की वजह से तुम हमेशा परेशान रहती हो। बोलकर वो अव्यांशी को इस तरह देखती है जैसे दुनिया भर की फिक्र है उसके अंदर अव्यांशी को लेकर। अव्यांशी उसके ड्रामे को समझ रही थी मगर फिर भी वो उसे एक्सपोज नहीं करती है, लेकिन कृति को ये बताने के लिए कि उसे सोनम से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो बोलती है, कृति दी बाकी सब तो ठीक है, मुझे ये भी पता है आपको मेरी बहुत फिक्र है, लेकिन मैं बता दूं सोनम दी से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो तो बस मैं उनसे थोड़ी नाराज थी, इसका यह मतलब नहीं था कि मैं उनसे परेशान हूँ या वो मुझे पसंद नहीं है। इसलिए आप प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत कहिए वरना सब गलत समझेंगे। बोलते हुए वो एक नज़र कृति को देती है और फिर बाकी सबको। तो सभी अपने सर को बस हमें हिला देते हैं और कृति को ही घूरने लगते हैं, जिसका एहसास कृति को नहीं था अब तक क्योंकि वो अभी काफ़ी शॉक थी। वही अव्यांशी को कृति को इस तरह देखकर काफ़ी खुशी महसूस होती है, लेकिन वो चेहरे से दिखाती नहीं है। अव्यांशी अपनी दादी के पास जाकर उनसे कहती है, दादी क्या मैंने कुछ गलत कहा है इसमें? अगर कृति दी ऐसा कहेगी तो उसकी बात पर सब मुझे ही गलत समझेंगे, इसलिए मैंने ये कहा, प्लीज़ आप मुझे गलत मत समझिए। अपनी नीली आंखों में बहुत सारी मासूमियत का कर वो दादी से कहती है, जिस पर दादी की बड़े ही प्यार से बोलती है, बच्चा आप परेशान मत हो, आपको किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपकी दादी दादू हमेशा आपके साथ है, हम आपको कभी गलत नहीं समझेंगे, फिर चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों न हो। दादी और दादू आपके ही साथ रहेंगे हमेशा, इसलिए आपको किसी से डरने या कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बोलकर वो अव्यांशी को सर पे हाथ फेरती है। वही अव्यांशी की बात सुनकर और उसके इस बिहेवियर पर कृति बिल्कुल जम सी गई थी। उसे झटका सा लगता है अव्यांशी को देख और उसकी बातें सुनकर। वही बाकी लोग भी थोड़े हैरान थे अव्यांशी का सोनम के लिए बोलता देखकर, मगर दादी की बात सुनकर किसी को भी हैरानी नहीं होती है। कुछ ही मिनट में सभी नॉर्मल हो जाते हैं, मगर दो लोगों से रहा नहीं जाता है और वो आगे आकर बोलते हैं, बच्चा क्या आप अब भी बीमार हैं या सर में चोट लगने की वजह से आप यह मीठी मीठी बातें कर रही है? ज़रा हमें अनुमान से बताएं वरना हमें आपकी यह मीठी बातें सुनकर हार्ट अटैक ही आ जाएगा। बोलते हुए वो दोनों अपने दिल पे हाथ रख लेते हैं जैसे अभी ही उन्हें अपने दिल में दर्द हो रहा हो, ऐसा ड्रामा करते हैं। अव्यांशी जो अपनी दादी की बात सुनकर काफ़ी इमोशन और टच फील कर रही थी, लेकिन जब वो अपने सामने खड़े दो ड्रामेबाज बच्चों की बातें सुनती है और उन्हें इस तरह एक्ट करते हुए देखती है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाता है। दोनों बच्चे उसे बहुत ही क्यूट लग रहे थे। वो दोनों बच्चों में एक लड़का और एक लड़की थी।
जो काफी खूबसूरत थे। दोनों की उम्र 10 साल होंगी और दिखने में ही दोनों बच्चे ट्विंस लग रहे थे। दोनों बच्चे उम्र में 7 साल छोटे थे अव्यांशी से, मगर फिर भी वो अव्यांशी को बच्चा कहकर बुलाते थे क्योंकि सभी फैमिली मेंबर अव्यांशी को बच्चा बच्चा कहती थी। इस वजह से इन्हें भी आदत हो गया था बच्चा बोलने का। उन दोनों की बात सुनकर और ड्रामे देखकर सभी लोगों के चेहरे पर स्माइल आ जाता है। सभी का ध्यान कृति पर से हट जाता है, तो वही अव्यांशी को भी हंसी आती है उनके इस अंदाज से, क्योंकि वो दोनों ट्विंस बहुत ही क्यूट लग रहे थे। अव्यांशी आगे आकर दोनों के गालों को खींचती है और फिर अपनी आंखों छोटी करते हुए बोलती है, अच्छा मैंने ऐसा भी क्या कहा जिससे तुम दोनों को सुनकर ही हार्ट अटैक आ रहा है, बोलो। जिस पर वो दोनों साथ में ही बोलते हैं, सब कुछ। अव्यांशी उन्हें घूरती है तो वो दोनों सकपका कर उधर उधर देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है उन्हें ये इतना सच नहीं बोलना था। लेकिन फिर छोटा लड़का पहले आगे आकर प्यार से बोलता है, अंशु बच्चा आपने बात ही ऐसा किया है। आप आज बहुत ही स्वीटली बात कर रही और सोनम अव्यांशी की एडोप्टेड सिस्टर के लिए भी स्वीट बात कहा और अब भी बहुत शांत हो, इस वजह से मैं ऐसा कह रहा हूँ। और मैं ही अकेला नहीं हूँ जिसे मिनी हार्ट अटैक आया है, बाकी लोग भी है, जरा उन्हें देखिए। उनके चेहरे से पता चल रहा है कि वो कितने शॉक्ड है, बोलकर वो लड़का सबकी तरफ इशारा करता है। तो उस लड़के की बात दूसरी लड़की आगे आती है और लड़के की साइड लेते कर सारा ध्यान वापस कृति की तरफ करते हुए बोलती है, हाँ अंश भाई सही कह रहे हैं, देखो सबसे बड़ा वाला हार्ट अटैक कृति दी को आया है, इसलिए अभी तक उनका मुंह खुला हुआ है, जैसे कि अभी ही हार्ट उनके मुंह से बाहर आ जाएगा, बोलकर वो लड़की कृति की तरफ इशारा करती है। जिसे देखकर अव्यांशी के साथ साथ सभी लोग उस तरफ देखते हैं जहां कृति खड़ी थी। उसे देखकर सभी को एक पल के लिए हंसी आ जाता है क्योंकि वो बहुत ही फनी लग रही थी। वही कृति को काफी एम्बरसमेंट फील होता है, वो जल्दी से खुद को नॉर्मल करती है और दोनों बच्चे को गुस्से में देखते हुए अपने दांत पीसकर बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है समझे तुम दोनों, ज्यादा फालतू बात मत करो वरना मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं समझे। लेकिन दोनों बच्चे उसे इग्नोर कर देते हैं और कृति को मुंह चिढ़ाते हुए अव्यांशी के पीछे छुप जाते हैं, जिसे देखकर कृति बस उन्हें कोसते हुए रह जाती है। तो वही बाकी लोगों उन दोनों बच्चों को इस तरह करता देखकर उनके चेहरे पर स्माइल आ जाता है। लेकिन तभी एक महिला जो कब से बिल्कुल शांत थी वो आगे आती है और कृति से बोलती है, कृति तुम खड़ी क्यों हो, अभी तक आगे आकर माफी मांगो अव्यांशी से अपने बिहेवियर पर। उस महिला की बात पर कृति अपने दांत भींच लेती है, लेकिन फिर आगे आकर अव्यांशी से बोलती है, सॉरी अव्यांशी मुझे गलतफहमी हुई थी इसलिए मैंने ऐसा कहा था, प्लीज मुझे माफ कर दो, नेक्स्ट टाइम में ध्यान रखूंगी। जिस पर अव्यांशी बड़े ही मासूमियत से बोलती है, दी आपको मुझसे नहीं सोनम दी से माफी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि आप फालतू में उन्हें बोल रही थी। मैंने आपसे कहा भी था सोनम दी की वजह से मैं नहीं गिरी थी सीढ़ियों से, लेकिन फिर भी आप मेरी बात नहीं सुनी और चली गई। आपको एक बार उनसे माफी मांग लेनी चाहिए, बिना जाने आप उन्हें बोल रही थी। अव्यांशी की बात पर कृति बस अपने गुस्से को कंट्रोल कर रह जाती है और फॉकफुली स्माइल लाकर बोलती है, ठीक है उससे माफी मांग लूंगी बाद में, तुम टेंशन मत लो। वही अव्यांशी बस एक स्माइल करती है और फिर इधर उधर देखते हुए बोलती है, वैसे दादी सोनम दी और बाकी लोग कहाँ पे है? मानती हूँ सभी भाई काम पे गए होंगे, लेकिन दादू डेडा और मम्मा वो कहाँ वो है? क्या उन्हें मेरी फिक्र नहीं है? अव्यांशी की बात पर दादी जी बोलती है, बच्चा ऐसी बात नहीं है, वो क्या है ना आज उनके तुम्हारे दादू के पुराने दोस्त और उनकी फैमिली लंदन से आने वाली है, इस वजह से दादू जिद करके तुम्हारे डेडा और मम्मा के साथ एयरपोर्ट उन्हें पिक करने गए हैं। अपनी दादी की बात सुनकर अव्यांशी को समझ आ जाता है कि उसके दादू और पेरेंट्स किसे पिक करने गए हैं। आज के दिन हीरो की फैमिली लंदन से वापस इंडिया आ रही थी, मतलब बहुत जल्द उसकी मुलाकात हीरो से होने वाली थी। ये सोचकर अव्यांशी की दिल की धड़कनें फास्ट हो जाती है, प्यार से नहीं डर से, क्योंकि उसे वो टॉर्चर वाले सीन याद आने लगते हैं जो उसने नोवेल में रीड किया था। कैसे लास्ट चैप्टर हीरो विलेनेस मतलब अव्यांशी को टॉर्चर करता है। ये सब सोचकर ही सिया काफी डर जाती है, लेकिन कुछ को नॉर्मल कर खुद से ही मन में बोलती है, सिया तुझे अपनी जिंदगी बचानी है तो हीरो और हीरोइन से दूर ही रहना। वो अभी अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी दादी बोलती है, बच्चा कहाँ खो गई आप, क्या आप ठीक है? वही दादी को परेशान देखकर अव्यांशी बोलती है, मेरी प्यारी क्यूटी पाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए, कोई भला बात बात में परेशान होता है जैसी आप हो जाती है। देखिए चोट मुझे लगी थी मगर बीमार आप लग रही है, आपने खुद का कैसा हाल करके रखा है, ऐसा थोड़ी ना चलेगा, बोलकर वो अपनी दादी जी को घूरने लगती है।
तो अव्यांशी की दादी के चेहरे में बड़ी सी स्माइल आ जाती है। अपने लिए अव्यांशी का प्यार और फिक्र देखकर वो बड़े ही प्यार से बोलती है, सॉरी सॉरी बच्चा, अब मैं अपना ख्याल रखूंगी। परेशान मत हो, अब तुम ठीक हो तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बोलते हुए दादी जी अव्यांशी के सर को बड़े ही प्यार से सहलाती है। तभी अव्यांशी के पर से गुड़ की आवाज आती है तो सभी उसे देखने लगते हैं, जिस पर अव्यांशी को थोड़ी शर्म आ जाती है, जिसे देखकर अव्यांशी की बुआ बोलती है, तुम्हें भूख लगी है और कब से बातों में लगी हो, हमें बताना चाहिए था, रुको हम खाना लेट है आपके लिए। जिस पर अव्यांशी बोलती है, बुआ नहीं, मुझे नीचे जाना है, मैं वही खाऊंगी, वैसे भी मैं कमरे में बार हो गई हूँ, प्लीज मुझे नीचे जाने दीजिए। बोलकर वो उन्हें मासूमियत से देखती है। क्योंकि कविता जी एक डॉक्टर थी, इस वजह से वो अव्यांशी को बेड से उठने का भी परमिशन नहीं दे रही थी, तो कमरे से बाहर जाना बहुत ही दूर की बात थी। अव्यांशी की बात पर चाची जी आगे आते हुए बोलती है, कविता दीदी जाने दीजिए, वो अकेली बोर हो जाएगी, वैसे भी अब अंशी पहले से ठीक है और टाइम भी हो ही गया है खाने का, तो सब साथ में खाएंगे तो अच्छा लगेगा। बोलकर वो खाना निकलने के लिए नीचे चली जाती है। उनके जाने के बाद दादी जी बोलती है, हाँ कविता, कनक सही कह रही है, अब ये डॉक्टर गिरी तुम बाद में बाहर झाड़ लेना, हम जा रहे हैं नीचे अपनी पोती के साथ, हम वही खाएंगे, अब मुझे भी भूख लगी है। इतना बोलकर दादी जी बिना कविता जी की बात सुने अव्यांशी को जल्दी से लेकर कमरे से बाहर चली जाती है। जैसे अभी उन्हें कविता जी रोक देंगी, तो वही कविता जी बस उन्हें जाते हुए देखती रह जाती है और खुद से ही बोलती है, अब माँ भी ना मुझे जालिम डॉक्टर समझती है, मैंने थोड़ी ना माना किया है, बिना मेरी बात सुने सब चले गए। जिस पर वो दोनों बच्चे बोलते हैं, मम्मा आप सच में काफ़ी जालिम डॉक्टर है जो हमें हमेशा घास फूस खिलाती है। बोलकर वो दोनों बड़ी सी स्माइल के कर कविता जी को देखने लगते, तो कविता जी उन्हें घूरती है, फिर दोनों के कानों को पकड़कर डांटते हुए कमरे से बाहर ले जाने लगती है। कुछ देर बाद सभी डाइनिंग एरिया में थे। अव्यांशी दादी जी के पास ही बैठी हुई थी, तो वही ट्विंस आपस में लड़ रहे थे अव्यांशी के पास बैठने के लिए। तभी कविता जी आती है, जिन्हें देखकर दोनों शांत हो जाते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। एक गुस्सा, माफी और एक तीर से दो शिकार। अब आगे। अभी दोपहर के 2 बाज रहे थे। अव्यांशी ने लंच कर लिया था, सभी अपने काम में बिजी थे। वही अव्यांशी ने दादी को आराम करने के लिए उन्हें उनके कमरे में छोड़ दिया था। इस वक्त अव्यांशी अपने कमरे में वापस जा रही थी कि तभी उसकी नज़र कुछ दूरी में खड़ी कृति पर पड़ती है, जिसका अभी सिर्फ बैंक दिख रहा था, में जो उसके एक्शन से ऐसा लग रहा जैसे वो किसी पे चिल्ला रही हो, जिसे देखकर अव्यांशी अपने कदम उस ओर मोड़ देती है। जब वो कृति के पास पहुंचती है तो देखती है एक लड़की जो कृति के ही उम्र की थी, वो अपने सर को झुकाए खड़ी थी। वही कृति उस पर चिल्लाए जा रही थी, जिसे वो लड़की बस सुन रही थी। इस वक्त उस लड़की के आंखों में आंसू थे, जिसे वो रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अव्यांशी उस लड़की को देखकर समझ जाती है कि वो कौन है। वो तुरंत ही आगे जाती है और उस लड़की के सामने आकर कृति से थोड़े तेज आवाज में बोलती है, कृति दी, यह आप क्या कर रही है? आप सोनम दी और इस तरह चिल्ला क्यों रही है? जी हाँ, वो लड़की कोई और नहीं अव्यांशी की एडॉप्टेड सिस्टर है। अव्यांशी को अचानक वहां देखकर कृति और सोनम दोनों ही चौंक जाते हैं, लेकिन फिर कृति नॉर्मल होकर बोलती है, अव्यांशी तुम गलत समझ रही हो, मैं बस यहाँ इससे माफ़ी मांगने आई थी, मगर ये लड़की अचानक मुझ पर चिल्लाने लगी, इसलिए मैं बस इसे बोल रही थी। लेकिन फिर तुम्हें देखकर ये अनाथ रोने की एक्टिंग करने लगी, जबकि मैंने इसे अभी तक कुछ कहा भी नहीं है। ये सब इस लड़की का नाटक है, तुम्हें अपने आंसू दिखाकर फंसाने के लिए। बोलकर वो घूर घूर कर सोनम को देखने लगती है, जैसे उसे वो अपनी नज़रों से ही उसे मार देंगी। वही सोनम अपनी नम आंखों से बस अव्यांशी को देखती है, लेकिन बोलती कुछ नहीं है। उसकी आंखें ही उसकी सच्चाई बयां कर रही थी, जैसे वो कह रही हो, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज़ मेरा विश्वास करो। अव्यांशी एक नज़र सॉफ्टली सोनम को देखती है, फिर अपने कोल्ड आई से कृति को देखते हुए मजाकिया टोन में बोलती है, तारानकन दी, आपको क्या मैं कोई लड़का दिखाई देती हूँ जिसे सोनम दी अपने आंसुओं से फंसाएंगी? बोलिए, आखिर इन्हें क्या ही मिटेगा मुझे फंसाकर? वैसे आप भूल रही है, सोनम के नाम के पीछे राठौर सरनेम लगता है। इसका मतलब है वो इस घर की बेटी है, न कि कोई लड़की। उनका नाम है सोनम राठौर, तो आप उन्हें नाम से बुला सारी है। आप बड़ी है, इस वजह से मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन आप इस तरह मेरी सोनम दी से बात नहीं कर सकती है, समझी? इसलिए मेरी दी से माफ़ी मांगिए। इतना बोलकर वो कृति को घूरती है और फिर सोनम के हाथों को पकड़कर उसे आगे करती है, ताकि कृति सोनम से माफ़ी मांगे। वही कृति अपने दांत भींच लेती है और दांत पिसते हुए गुस्से से बोलती है,
मेरी कोई भी गलती नहीं है, इसलिए मैं इससे माफ़ी नहीं मांगूंगी, बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी अव्यांशी तुरंत ही उसके हाथों को जोर से पकड़कर बोलती है, नहीं, आप इस तरह नहीं जा सकती है। आपको माफ़ी मांगनी होगी क्योंकि आपकी गलती है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं दादू से कहूंगी। इस बारे में अव्यांशी की बातों में एक वार्निंग था, जिसे कृति भी समझ जाती है और फिर न चाहते हुए भी सोनम से बोलती है, आई एम सॉरी। जिस पर अव्यांशी बोलती है, दी जरा आप अच्छे से माफ़ी मांगिए, एकदम प्रॉपर्टी वरना मैं दा। वो अभी इतना ही बोलती है कि बीच में ही कृति बोलती है, आई एम सॉरी सोनम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, बोलकर वो सोनम को घूरती है। जिसे देखकर सोनम हिचकिचाते हुए जल्दी बोलती है, इट्स ओके। सोनम के इतना बोलते ही अव्यांशी कृति के हाथों को छोड़ देती है, तो कृति तुरंत ही वहां से भाग जाती है। उसके जाने के बाद अव्यांशी सोनम को देखती है और बोलती है, दी आप राठौर फैमिली की बेटी है, इसलिए आपको इस तरह कमज़ोर नहीं रहना चाहिए। फिर चाहे फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, अगर वो गलत है तो आपको उन्हें बोलना आना चाहिए। इसलिए आप अपना ध्यान रखिए और थोड़ा ब्रेव बनिए, है बार झुकने की जरूरत नहीं है, बोलकर अव्यांशी वहां से चली जाती है ऊपर अपने कमरे की तरफ। वही सोनम काफी हैरान थी अव्यांशी के इस एक्शन पर, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा खुश भी थी और इमोशनल भी, क्योंकि आज बहुत सालों बाद अव्यांशी ने उसे दी कहा था, जिसकी उम्मीद उसने छोड़ दी थी। लेकिन आज अव्यांशी ने उसे दी भी कहा और उसकी साइड भी ली। इससे सोनम काफी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो सच में अव्यांशी को बिल्कुल अपनी सगी छोटी बहन मानती थी। अव्यांशी की बातें सुनकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए वहां से अपने रूम की तरफ चली जाती है। वो अभी काफी खुश लग रही थी, इसलिए नहीं क्योंकि कृति ने उससे माफी मांगा था, बल्कि इसलिए अव्यांशी ने उसे दी कहा था। इधर अव्यांशी के रूम में, अव्यांशी के कमरे में आते ही रुद्र, जो गायब हो गया था, वो वापस से आ जाता है और अव्यांशी को देखते हुए बोलता है, मालकिन आप बहुत ही चालक हो, एक तीर से दो शिकार कर रही हो वाले काम कर रही हो। आपने क्या सबक सिखाया है उस कृति को? वैसे अब आगे आप क्या करेगी? रुद्र की बात पर अव्यांशी के चेहरे पर देविलिश स्माइल आ जाता है और वो इनोसेंट बनते हुए बोलती है, मैंने क्या किया, मैं एक मासूम सी बच्ची हूँ, तुम छोटे शैतान मुझे ऐसे ही बदनाम कर रहे हो। वैसे भी कृति वो डिजर्व करती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया था, समझे, मेरा कोई और इरादा नहीं था, बोलकर वो इधर उधर देखने लगती है। जिस पर रुद्र बोलता है, अच्छा आप बहुत ही निस्वार्थ है, मैंने मान लिया, लेकिन अब आप आगे क्या करोगे? आज हीरो की फैमिली आने वाली है राठौर मेंशन। अभी फिलहाल के लिए मुझे वापस से ग्रेजुएशन करना है, और रही बात हीरो की तो मैं उससे दूर ही रहूंगी, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है, समझे। अब मैं सोने जा रही हूँ, इतने ड्रामे देखकर मुझे नींद आ रही है, तो मुझे उठाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ओके बाय बोलकर अव्यांशी धड़ाम कर बैठकर गिर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ ही देर में वो बिल्कुल नींद में सो चुकी थी। वही रुद्र बस उसे इस तरह इतनी जल्दी सोता हुआ देखता रह जाता है, फिर अपने सर को नमे हिलाते हुए वहां से गायब हो जाता है। शाम का वक्त, अभी शाम के 4 बजे बज रहे थे। वही अव्यांशी अब भी गहरी नींद में सोई हुई थी। तभी रूम का डोर आपने होता है और एक मलिका कमरे के अंदर आती है, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। वो महिला अंदर आकर सीधे अव्यांशी के पास आती है और अव्यांशी को अभी तक सोता हुआ देखकर वो बड़े ही प्यार से बोलती है, मेरा बच्चा कितना मासूम है। बोलते हुए वो महिला वही बेड पर एक साइड में बैठ जाती है, फिर बड़े ही प्यार से अव्यांशी के बालों को सहलाते हुए बोलती है, बच्चा देखो शाम हो गया है, अब उठ जाओ। बोलकर वो महिला अव्यांशी को उठाने लगती है, लेकिन अव्यांशी अब भी किसी कुंभकर्ण की तरह सोई हुई थी। चेन्नई, अनजान शख्स, पहली मुलाकात, बोल्ड एंड सेक्सी अव्यांशी। शाम का वक्त, अभी शाम के 4 बजे बज रहे थे। वही अव्यांशी अब भी गहरी नींद में सोई हुई थी। तभी रूम का डोर आपने होता है और एक मलिका कमरे के अंदर आती है, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। वो महिला अंदर आकर सीधे अव्यांशी के पास आती है और अव्यांशी को अभी तक सोता हुआ देखकर वो बड़े ही प्यार से बोलती है, मेरा बच्चा कितना मासूम है। बोलते हुए वो महिला वही बेड पर एक साइड में बैठ जाती है, फिर बड़े ही प्यार से अव्यांशी के बालों को सहलाते हुए बोलती है, बच्चा देखो शाम हो गया है, अब उठ जाओ। बोलकर वो महिला अव्यांशी को उठाने लगती है, लेकिन अव्यांशी अब भी किसी कुंभकर्ण की तरह सोई हुई थी। अब आगे, अव्यांशी को इस तरह सोता हुआ देखकर वो महिला के चेहरे पर स्माइल आ जाता है। वो अव्यांशी को कुछ देर और सोने के लिए छोड़ देती है और एक लाइट किस अव्यांशी के फोरहेड पर करके कमरे से बाहर चली जाती है। करीब 1.5 घंटे बाद अव्यांशी की नींद खुलती है।
वो भी रुद्र के बार बार उठाने पर। अव्यांशी उठकर बेड आप बैठ जाती है और चिढ़ते हुए बोलती है, छोटू शैतान क्यों उठा रहे हो मुझे इतनी जल्दी, बोलकर वो उबासी लेने लगती है। जिसे देखकर रुद्र बोलता है, मालकिन जरा शर्म कीजिए, आप कब से किसी कुंभकर्ण की तरह सो रही है और इतनी जल्दी बोल रही है। थोड़ा सा अपने सर को उठाकर घड़ी में देखिए, आखिर टाइम कितना हो गया है। आपकी माता श्री भी आकर चली गई लेकिन आप नहीं उठी। रुद्र की बात पर अव्यांशी अपने सर को उठाकर सामने घंटी में देखती है तो 5:30 बाज रहे थे शाम के। ये देखकर वो थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है लेकिन खुद एक्सेप्ट न करते हुए बोलती है, वो तो इसलिए क्योंकि तुम भी हो मेरे साथ, इस वजह से मुझे ज़्यादा नींद आ गई। पहले एक ही सिर्फ मेरा ही नींद होता था मगर अब तुम भी हो मेरे दिमाग में, इसलिए 2 लोगों की नींद लेनी पड़ती है, समझे? इसलिए इसमें तुम्हारी गलती है, बोल अव्यांशी सीधे बाथरूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए। वही छोटू सा रुद्र का मुंह बन जाता है और वो अव्यांशी जो जाता हुआ देखकर बोलता है, मालकिन आप अपनी गलती मानती क्यों नहीं है? आपके सोने से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, फालतू में मेरे ऊपर नाम लगा रही है। लेकिन अव्यांशी बाथरूम में जा चुकी थी बिना उसे जवाब दिए। ये देखकर रुद्र मुंह बनते हुए वहां से गायब हो जाता है। करीब आधे घंटे बाद अव्यांशी फ्रेश होकर बाहर आती है। उसके बाल गीले थे जिसे देखकर हो पता चल रहा था वो अभी शॉवर लेकर आई है। इस वक्त वो सिर्फ पिंक बेड्रॉप में थी जो उसके थाई तक था। उसमें वो बहुत ही ज्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल लग रही थी। अव्यांशी बाथरूम से बाहर आकर टॉवल से अपने बालों को पोंछती लगती है। जब उसका बाल पोंछना हो जाता है तो वो उस गीले टॉवल को देखते हुए बोलती है, अब ये गीला टॉवल कहाँ रखूं समझ नहीं आ रहा है। बोलकर वो इधर उधर देखती है तो उसे गैलरी दिखाई देता है, जिसे देखकर अव्यांशी उस तरफ चली जाती है। गैलरी में आकर देखती है तो अंधेरा हो चुका था। ये देखकर वो खुद से बोलती है, यार ये नोवेल की दुनिया भी न बोझित अलग है। अब इतनी जल्दी रात भी हो गई, अब पता नहीं मैं यहाँ कैसे एडजस्ट करूँगी। बोलते हुए वो टॉवल को बाहर गैलरी में डाल देती है। फिर वही खड़ी खड़ी होकर बाहर आसमान की तरह देखने लगती है। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मौसम काफी सुहाना था। इस वक्त अव्यांशी सिर्फ बेड्रॉप में अपनी बाहें फैलाए खड़ी थी और हवा को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। उसकी आंखें बंद थी और चेहरा पर एक प्यारी सी स्माइल थी जो उसे काफी आकर्षित बना रहे थे। वही उसके गोरे लंबे पैर बाहर दिखाई दे रहा था जो उसे काफी बोल्ड लुक दे रहा था। बोले तो इस वक्त अव्यांशी काफी बोल्ड और सेक्सी लग रही थी। इस बात से अनजान के कोई था जो उसे इस तरह बोल्ड और सेक्सी लुक में देख रहा था। अपनी गहरी आंखों है, उस शख्स के गहरी आंखों में इस वक्त सिर्फ अव्यांशी का बेदाग चेहरा और उसकी प्यारी सी स्माइल था जो पूरी तरह से उस शख्स के दिमाग में छप चुका था। अव्यांशी अभी अपने बाहें फैलाकर हवा को महसूस कर रही थी कि तभी अचानक ही उसे खुद पर किसी गहरी नजरों की लपेट महसूस होती है। तो वो तुरंत ही अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है सिवाय अंधेरे के। तो वो कुछ देर उस तरफ देखती है, फिर अपना वहम सोचकर कमरे के अंदर चली जाती है। वही उस अंधेरे में एक शख्स अब भी बैठा हुआ था और अव्यांशी के गैलरी की तरफ ही देख रहा था, जिसे अंधेरे और डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से अव्यांशी देख नहीं पाई थी। इधर अव्यांशी कमरे के अंदर आकर जल्दी से क्लोजेट की तरफ जाती है। वहां पे उसे बहुत सारे फैशनेबल ड्रेस दिखाई देता है जो हर तरह की थी। अव्यांशी मुंह बनाते हुए उन ड्रेसेस को देखती है क्योंकि वहां सभी वेस्टर्न थे और वो हमेशा इंडियन ही पहनती थी। वो एक नज़र पूरे क्लोजेट की तरफ देखती है और खुद से ही बोलती है, यार ये अव्यांशी की बच्ची, इसके पास इतने ड्रेसेस है लेकिन एक भी ढंग का नहीं है। अब मैं क्या पहनूं, मुझे इंडियन पहनने की आदत है और यहाँ एक भी इंडियन ड्रेस नहीं है, क्या करूं? अव्यांशी अभी सोच ही रही थी कि तभी उसे अपने मन के अंदर रुद्र की आवाज आती है जो बोल रहा था, मालकिन अब आप अव्यांशी है और अव्यांशी को इंडियन वेयर पसंद नहीं है तो आपको अभी उसी की तरह एक्ट करना होगा। आज आप पहले ही अपनी आधी फैमिली को शॉक कर चुकी है, अब और शोक मत कीजिए। धीरे धीरे आप चेंज हो सकती है लेकिन एक साथ नहीं। अभी रात हो चुका है तो अब आपको नाइट वेयर पहनना चाहिए। इस वक्त आप गलत सेक्शन में हो। अव्यांशी रुद्र की बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोलती है, ओ छोटे शैतान, तुम्हें कैसे पता चला मैं गलत सेक्शन में हूँ और क्या सोच रही हूँ? क्या तुम मुझे छुपकर देख रहे हो? जिस पर रुद्र बोलता है, मालकिन आप भूल रही है मैं आपकी मन की बात सुन सकता हूँ। अभी आपने ही सवाल किया था क्या करूँ, तो मैं बस आपको एडवाइस दे रहा था ताकि आप ज़्यादा लोगों की अटेंशन खुद पर न ले अभी। और रही बात देखने की, तो मैं जब आपके सामने होता हूँ तभी आपको देख सकता हूँ। वैसे भी मैं अभी बहुत बिजी हूँ तो आपसे बाद में बात करता हूँ।
जो भी हो आप कल मुझसे पूछ सकती है, ओके बाय। रुद्र की बात सुनकर अव्यांशी खुद से बोलती है, अब इस छोटे शैतान को क्या काम करने का होता है जो वो इतना बिजी है। कल इससे आराम से पूछूंगी, अभी मुझे नीचे जाना चाहिए, काफी लेट हो गया है। बोलकर अव्यांशी जल्दी से दूसरे साइड जाती है और वहां से एक पिंक कलर का नाइटवेयर का सेट निकलकर जल्दी से उन्हें पहनती है। फिर बाहर आकर मिरर के पास जाती है और अपने बालों को सेट करती है। उसके बाद लिप्स में हल्का लिप बाम लगाकर एक फ्लाइंग किस खुद को देते हुए अपने हेडफोन को लगाकर कमरे से बाहर चली जाती है। अव्यांशी इस वक्त काफी खुश और रिलैक्स फील कर रही थी। उसके कानों में हेडफोन था और वो गाने की लाइन गुनगुनाते हुए बिना आगे की तरफ देखे चल रही थी कि तभी वो किसी से टकरा जाती है और नीचे गिरने वाली होती है कि तभी कोई उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लेता है, जिससे अव्यांशी नीचे नहीं गिरती है, लेकिन डर की वजह से उसकी आंखें बंद हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे एहसास होता है कि वो नहीं गिरी है तो वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है, तो अचानक ही उसकी नीली आंखें सामने गहरी काली आंखों से मिलती है। उन गहरी काली आंखों को देखते हुए अव्यांशी उनमें खो सी गई थी। चटैन अव्यांशी का फ्लट, खडूस रुद्राक्ष खुराना। इंट्रो। वो शख्स भी अव्यांशी के नीली आंखों में खोया हुआ था। तभी किसी की खांसने की आवाज आती है, जिससे दोनों होश आते हैं। अव्यांशी जल्दी से उस शख्स से दूर हो जाती है। उसे काफी एम्बरसेड फील हो रहा था। वो जल्दी से उस तरफ देखती है जहां से खांसने आवाज आई थी, तो उसे वहां एक 21 साल का हैंडसम लड़का खड़ा था, जो दिखने हैंडसम और क्यूट था, बिल्कुल चॉकलेट बॉय की तरह। अव्यांशी को वो लड़का बहुत ही क्यूट लगता है, इसलिए वो उस लड़के के पास जाकर फ्लर्ट करते हुए बोलती है क्यूट, व्हाई आर यू सो हॉट, कैन आई नो योर नेम। बोलते हुए अव्यांशी उस लड़के के गालों को टच करती है, जिससे वो लड़का एकदम ही शॉक्ड हो जाता है और अपनी आंखें फाड़े बस अव्यांशी को देखने लगता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था ये छोटी लड़की उसके साथ फ्लर्ट कर रही है। लड़के के चेहरे से हो पता चल रहा था कि अव्यांशी के इस अंदाज पर उस लड़के को कितना बड़ा सदमा लगा है। इधर अव्यांशी अभी भूल चुकी थी कि वो 22 साल की सिया नहीं बल्कि 17/18 साल की अव्यांशी है। वो बस उस चॉकलेट बॉय से फ्लर्ट कर रही थी क्योंकि वो बहुत ही क्यूट था। वही कोई था जिसे अव्यांशी का फ्लर्ट करना पसंद नहीं आया था। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली थी, जिसका एहसास उस शख्स को खुद भी नहीं था। इधर अव्यांशी उस चॉकलेट बॉय को ताड़ने में बिजी थी कि तभी अचानक ही अव्यांशी को रुद्र की आवाज सुनाई देता है, जो बोल रहा था, मालकिन जरा आप शर्म कीजिए, जिससे आप फ्लर्ट कर रही है वो आपका भाई विहान राठौर है। बेचारे को आप सदमे देकर ही मार देंगी। आप ये बार बार क्यों भूल जाती है, अब आप 22 साल की सिया नहीं बल्कि अव्यांशी है जो अभी 18 साल की भी नहीं हुई है। अपने अंदर की फ्लिटी कीड़े को जरा कंट्रोल कीजिए। रुद्र की बात सुनकर अचानक ही अव्यांशी को रियलाइज होता है अपनी गलती। इस वक्त उसे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रहा था। उसका मन कर रहा था जाके किसी खड्डे में खुद को छुपा ले। अपने नए नवेले भाई से फ्लर्ट कर रही थी इस तरह, क्या सोचेगा वो। सोचते हुए अव्यांशी अपने हाथों को पीछे लेती है जो विहान के गालों पर था, और फिर खुद को नॉर्मल दिखाते हुए अव्यांशी नॉर्मली बोलती है, ओफो भाई आप भी ना कितने बुद्ध हो, समझ नहीं पाए, मैं बस आपसे मजाक कर रही थी। बोलकर वो विहान के हाथों में हल्का मारती है, जिससे विहान होश में आता है और अव्यांशी के पास आकर उसके सर को छूते हुए बोलता है, अंशु क्या तुम ठीक हो या फिर किसी और की आत्मा तुम्हारे अंदर आ गई है जो आज इतनी मजाक कर रही हो। विहान ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि पहली की अव्यांशी बहुत ही एरोगेंट थी, जो अपने घर वालों से भी अच्छे से बात नहीं करती थी, अपने दादी और दादू के अलावा। अव्यांशी उनकी लाडली थी, इस वजह से वो बहुत ही घमंडी हो गई थी, यहाँ तक कि वो अपने पेरेंट्स से भी अच्छे से बात नहीं करती थी क्योंकि वो लोग सोनम को अपनी बेटी की तरह मानते थे। और पहले वाली अव्यांशी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोनम एक एडॉप्टेड चाइल्ड थी जिसकी कोई औकात नहीं थी उसके सामने, लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते थे। सोनम के लिए अपने पेरेंट्स का प्यार देखकर पुरानी अव्यांशी को उससे नफरत होने लगा था। ऊपर से कृति उसके कान भरते रहती थी सबके खिलाफ, जिससे अव्यांशी काफी रूड हो गई थी और उसके रिलेशन फैमिली मेंबर्स से बिगड़ गए थे। तो अब चलिए स्टोरी में चलते हैं। विहान की बात सुनकर अव्यांशी चौंक जाती है और बहुत ही ज्यादा नर्वस फील करने लगती है, क्योंकि विहान ने जो कहा था वो सच ही था। अव्यांशी के बॉडी में सिया की आत्मा थी। अव्यांशी बहुत ही ज्यादा नर्वस हो चुकी थी, जिससे उसकी दिल की धड़कनें भी तेज हो चुके थे, लेकिन जल्दी ही वो खुद को नॉर्मल करती है और बोलती है, भाई आपको हॉस्पिटल जाकर पहले अपना इलाज करवाना चाहिए।
लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है, इस वजह से बहकी बहकी बातें कर रहे हो, बोलकर अव्यांशी तुरंत ही वहां से चली जाती है। जिसे देखकर विहान मुंह बनाते हुए बोलता है, लेकिन मैंने क्या किया, ये लड़की खुद बहकी बहकी बातें कर रही है और मुझे पागल कह रही है। बोलते हुए उसकी नज़र सामने खड़े लड़के पे पड़ती है जो जाती हुई अव्यांशी को देख रहा था। उस शख्स को देखकर विहान की आंखों में चमक आ जाता है और वो उस शख्स से पास आकर बोलता है, रुद्राक्ष भाई आप कहाँ खो गए। विहान की बात पर रुद्राक्ष होश में आता है और कुछ कहे एक नज़र विहान को घूरता है, फिर वहां से नीचे की तरफ चला जाता है। तो मेरे प्यारे रीडर्स, ये रुद्राक्ष खुराना जो है पूरे खुराना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सीईओ। इनकी उम्र 23 साल है। दिखने में बहुत ही हैंडसम, 6 फीट लंबी हाइट, मस्कुलर बॉडी, गहरी काली आंखें जिनमें कोई भी खो जाए, ब्लैक हेयर जो रुद्राक्ष पे बहुत ही अच्छा लगता है, ऊपर से नीचे तक पूरे परफेक्ट है। बोले तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है मगर खड़ूस भी उतने ही है। भले ही इनकी उम्र कम हो लेकिन ये बहुत ही होशियार है। इसलिए जब वो 10 साल के थे तब इनके दादाजी ने रुद्राक्ष को पब्लिकली पूरे खुराना एम्पायर का वारिस अनाउंस कर दिया था, जिसके खिलाफ पूरा खुराना फैमिली था। मगर रुद्राक्ष के दादाजी अपने बात में अड़े रहे। रुद्राक्ष के दादाजी और अव्यांशी के दादाजी दोनों चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है। ऐसे ही दोनों फैमिली के बच्चों में भी दोस्ती अच्छी दोस्ती है। बाकी का आपको धीरे धीरे आगे पता चल जाएगा। अब कहानी में वापस चलते हैं। वही विहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। अभी रुद्राक्ष भाई उसे इस तरह घूर कर क्यों गए, आखिर उसने ऐसा भी क्या कर दिया है। बेचारे वहां को क्या पता उसकी बहन उससे फ्लर्ट कर रही थी, वो रुद्राक्ष को पसंद नहीं आया था। वो अव्यांशी को कुछ नहीं बोल सकता था इसलिए उसे घूर कर चला गया। विहान रुद्राक्ष को जाता हुआ देखता है, फिर खुद भी मुंह बनाते हुए नीचे चला जाता है। तो चलिए पहले हम सभी के इंट्रोडक्शन में आते हैं। सबसे पहले जानते हैं राठौर फैमिली के बारे में। वीरेंद्र राठौर हेड ऑफ द फैमिली, जो काफी सख्त मिजाज के हैं। इनसे अब भी सब डरते हैं, अव्यांशी को छोड़कर, क्योंकि वो लाडली है अपने दादाजी की। सीता राठौर काफी नर्म स्वभाव की है, लेकिन बात अगर फैमिली के इज्जत या अव्यांशी पे आ जाए तो वो बहुत ही सख्त हो जाती है। अव्यांशी से यह बहुत प्यार करती है। इनके 5 बच्चे हैं, एक गौतम राठौर और सविता राठौर, अव्यांशी के बड़े पापा और बड़ी मां। इनके 3 बच्चे हैं, विराज राठौर और कबीर राठौर। 2 अभिषेक राठौर एंड अनिता राठौर, अव्यांशी के मोम और डैड। इनके 3 बच्चे हैं, विहान राठौर, सोनम राठौर और अव्यांशी राठौर। 3 कविता राठौर, ये अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती है, उसकी वजह क्या है हम बाद में जानेंगे। इनके 2 बच्चे ट्विंस, अंश और अंशिका। 4 कुणाल राठौर और श्रुति राठौर, अव्यांशी के छोटे पापा और छोटी माँ। इनके 3 बच्चे हैं, कार्तिक, अभय और विवान। कविता जी और कुणाल जी ट्विंस थे। 5 आव्या राठौर, ये राठौर फैमिली की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी, जो अभी राठौर फैमिली के साथ नहीं है, और क्यों नहीं है वो बाद में पता चलेगा। सभी के यंग जनरेशन के एज जान लेते हैं। 1 विराज राठौर 27, 2 कबीर राठौर -25, 3 विहान राठौर -21, 4 सोनम राठौर -20, 5 अव्यांशी राठौर -17 जोड़, 6 कार्तिक राठौर 20 जोड़, 7 अभय राठौर -19, 8 विवान राठौर -18, 1 अंश और अंशिका 10। तारांकन। अब जानते हैं थोड़ा खुराना फैमिली के बारे में। तारांकन हर्षित खुराना हेड ऑफ द फैमिली, इनकी वाइफ माया खुराना। इनके 4 बच्चे हैं, हर्ष खुराना, समय खुराना, अजय खुराना, मीरा खुराना। चारों की शादी हो चुकी है। एक हर्ष खुराना की वाइफ का नाम जिया खुराना है। इनके 3 बच्चे हैं, आदित्य खुराना, नेहा खुराना, रुद्राक्ष खुराना। 2 समय खुराना की वाइफ का नाम सिया खुराना है। इनके 2 बच्चे हैं, वैभव खुराना और राही खुराना। 3 अजय खुराना की वाइफ का नाम मालती खुराना है। इनके 3 बच्चे हैं, वीर खुराना, मिया खुराना, अक्ष खुराना। 4 मीरा खुराना की शादी अक्षय अग्निहोत्री से हुई है, तो हम इन्हें मीरा अक्षय Agnihotri kahinge, Anaka 1 baka hai Isana Agnihotri, Sabi bakam ki Ija Kali Janate hai, Aditya Kurana 27, Neha Kurana 25, Rudraxa Kurana -22 plus, Vaibhava Kurana 26, Rahi Kurana 22, Veera Kurana 23, Mia Kurana 19, Aksa Kurana 18 plus Isana Agnihotri 15.